हेलो, नमस्कार सभी को। कक्षा 10 विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आपने आज इस वीडियो में क्लास में चर्चा करेंगे, बात करेंगे उन सवालों पे जो अर्धवार्षिक तक के पाठ्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किस तरीके के प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का गुणनफल बताना है अपने को। तो पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो यहाँ पे लिख लिए और उनकी घातें बना ली। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 होगी। 7 भी 2 बार आया तो 7 की घात भी 2 होगी। यहाँ भी प्रश्न ने बोला है कि घातों का गुणनफल। अब जो इनकी घातें हैं तो घातें इनको बोलते हैं जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये आधार होता है, ये घात होती है। तो घातों का गुणनफल यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4। यह प्रश्न में बोल सकता है घातों का योगफल। तो घातें ये रखनी है अपने को, इनका योगफल यानी कि 2 और 2 प्लस 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई एक भी आता है, जैसे मान लो कि आगे अपने पास यहाँ पे आ जाता 11, अगर आगे 11 आ जाता तो 11 के अगर एक बार ही आता तो यहाँ पे अपने को लिखना था 11 के ऊपर घात 1, यानी कि जितने बार वो संख्या अभाज्य गुणनखंड आते हैं उतनी ही उसके ऊपर घात लगा देनी है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे 1 होता, अब इनका योगफल अगर अपने करते हैं 2 और 2 4 और 1 ये 5 हो जाता। तो जितने इसके ऊपर अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी घातों के रूप में लिखना है। उसके बाद घातों का योगफल पूछता है, गुणनफल पूछता है या माइनस पूछता है, तो उस तरीके से अपने करके आंसर देना है। दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार होगा। तो 17/8 इस तरीके से लिख लेंगे। 8 के अपने गुणनखंड करेंगे, ये लिखे या P/Q के रूप का है इस तरीके से 1.4 में जो। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 के आ जाएंगे 2 की घात 3। अब 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 2 की घात n गुणा 5 की घात m अगर इस रूप में आते हैं, जो हर के गुणनखंड है, अगर वो इस रूप के अंदर आ जाते हैं फिर तो वो शांत है। अगर इस रूप में नहीं आते फिर वो अशांत है। यानी कि अगर अकेले 2 गुणा 2 इस तरीके से आ जाता है तो भी शांत है। अगर 2 गुणा 5 भी साथ में आ जाते हैं तो भी शांत है। अगर अकेला 5 आ जाता तो भी ये शांत है। यानी कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m को संतुष्ट करता है। इनके अलावा कोई और आ गया तब वो अशांत आवर्ती हो जाएंगे। जैसे कि 2 गुणा 3 आ जाए तो अशांत आवर्ती है। 5 गुणा 7 आ गया तो अशांत आवर्ती है। 2 गुणा 3 गुणा 5 इस तरीके से आ गया तो भी अशांत आवर्ती है। तो सिर्फ इसी को ध्यान रखना है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m को अगर संतुष्ट करता है फिर वो शांत है। अगर संतुष्ट नहीं करता यानी कि इस रूप के अंदर नहीं बनता तो फिर वो अशांत आवर्ती है। तीसरा प्रश्न है, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर है, LCM हो तो वे संख्याएं। तो अगर HCF और LCM दोनों बराबर आ जाएं तो वे संख्याएं समान होंगी। यहां से एक अपने को इसकी सतता की जांच करते हैं, वो भी ध्यान में रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। कई बार पूछ सकता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो अपने लिख देंगे बराबर HCF गुना LCM। उसके बाद है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, यानी कि इनमें से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। जैसे वर्गमूल के अंदर 4 आ रहा है तो वर्गमूल 4 का मान अपने को पता है कि 2 होता है। वर्गमूल 1 का मान भी अपने को पता है कि 1 होता है। कोई वर्गमूल के अंदर माइनस की संख्या, इस तरीके कोई भी संख्या लिखी आ जाए जो वर्गमूल के अंदर हो, माइनस की हो, चाहे वो 4 ही क्यों ना हो, वो क्या होंगी, काल्पनिक होंगी, अवास्तविक होंगी, काल्पनिक होंगी। ये जो वर्गमूल 2 है इसका कोई फिक्स मान नहीं होता, पॉइंटों में काफी लंबा जाता है, पूरा पूरा कभी भी नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या वर्गमूल के अंदर जिसका कोई फिक्स वर्गमूल नहीं निकलता तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। 1/√3 किस प्रकार की संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको अपने 1/P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पे भी √3 का जो मान है वो फिक्स अपने को नहीं पता,
और इनका अगर निकालना भी चाहते हैं तो पॉइंटों में चला जाता है, कभी पूर्ण नहीं होता, पूर्ण संख्या नहीं आती, तो ये अप्रमेय संख्या है। अवास्तविक जैसे ये काल्पनिक वाली होती है, अवास्तविक प्रमेय जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो प्रमेय संख्या होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रमेय संख्या क्या होती है, जैसे अपने P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो प्रमेय संख्या होती है। दो क्रमागत संख्याओं का HCF, क्रमागत का मतलब जैसे बोल दे कि 5 और 6 का, या 13 और 14 का, इस तरीके से 21 और 22 का। क्रमागत मतलब लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। 26 तथा 19 का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो HCF पूछ रहा था, जो कॉमन संख्याएं आएंगी दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या होगी वो उनका HCF होगा, यानी कि 13 इसका HCF आ जाएगा। और अगर यहां से LCM पूछता है तो LCM इसका 2 गुना 13 इनका LCM आ जाएगा। 8वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो द्विघात है, द्विघात का मतलब 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर पूछता है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो रेखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या 1 होती है। और अगर पूछता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी, तो 2 लिखेंगे। अगर पूछे कि रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 1 होती है। इसके बाद ये के शून्यक, तो अब इनके शून्यक बताने हैं कौन से होंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपने को 2x के फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने की, जोड़ने घटाने पे 2x आए और उनका गुणा करने पर x² आ जाए। तो यहाँ से x², 2x को अपन लिख देंगे x प्लस x और प्लस में 1, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन बचा तो यहाँ x रह गया, यहाँ पे 1, इन दोनों में से फिर 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। तो दोनों में ही x प्लस 1 पुण्य अपने कॉमन ले लेंगे और बाहर बच गया x प्लस 1, वो यहाँ पे लिख दिया। अब यदि x प्लस 1 एक बार तो इसके बराबर 0 रखना होता है और एक बार इसके बराबर 0 रखना होता है, तो दोनों सेम ही है। तो अगर इसके x बराबर इसके 0 रखें बराबर में, तो प्लस का 1 इधर लेके आएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1। तो इसके जो दोनों शून्य आएंगे वो -1 और -1 आएंगे। अगर पूछता है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही क्या होंगे, -1 और दूसरे का भी क्या निकलेगा, -1 ही निकलेगा। दोनों का योगफल पूछे तो -2 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल पूछे तो 1 गुणा 1 यानी कि +1 हो जाएगा। यहाँ जो योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का एक और भी तरीका है अपने पास कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, और अगर गुणनफल पूछता है तो दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से अपने b का मान 2 और a का मान 1, ठीक है, 2/1 यानी कि 2 ही आ जाएगा माइनस के। और गुणनफल पूछे तो c/a होता है, c का मान 1 है और a का मान भी 1 है, 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। 10वें के अंदर समीकरण दे रखी है कि मूल है, मूल अपने को बताने की वास्तविक है या काल्पनिक है, इस तरीके के मूल। तो मूल बताने के लिए अपने को एक विभक्ति कर बड़ा ध्यान में रखना है, d बराबर b² - 4ac होता है। तो यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -5, c का मान 8, वो मान यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करें तो -7 आएगा, जो कि d का मान क्या है, 0 से छोटा है। यानी कोई भी संख्या अगर माइनस में यहाँ पे निकल आती है, माइनस के अंदर उतर आता है, तो वास्तविक नहीं होंगी, यानी कि अवास्तविक भी लिख सकते हैं इसको काल्पनिक भी लिख सकते हैं। 11वां है बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो एक तो अपने इस तरीके से अगर वो पूरा बड़ा सवाल अपने पास आता है 3 नंबरों का, 3 या 4 नंबरों का, फिर तो इस तरीके से अपने पूरा वो फैक्टर करके टुकड़े करके उसके अल्फा और बीटा के मान निकाल के फिर इस तरीके से संबंध वगैरह दिखाना होता है। अगर ये 1-2 नंबर का आता है फिर सीधे ही कर सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ से b का मान 7 रख देंगे, a का मान 1, तो ये माइनस का निशान है माइनस का, b का मान 7 और a का मान 1 का भाग देंगे तो ये -7 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इनका गुणनफल पूछता है तो गुणनफल होता है c/a, c का मान 10 है, a का मान 1, तो 10 में 1 का भाग देंगे 10 आ जाएगा, यानी कि गुणनफल इनका आ जाएगा 10। और अगर यहाँ से आप निकालना चाहो कि शून्यकों का योगफल, तो -5 और -2 -7 होते हैं। गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणा 5 को 2 से गुणा करें 10 होते हैं।
बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये अपने को दे रखा है 0 और दूसरा है रूट के अंदर 5। तो यहाँ से जो द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है वो अपने को ज्ञात करना है। तो ये पहला तो हो जाएगा योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और दूसरा गुणनफल है यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर रूट 5। द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा गुणा बीटा। ये एक सूत्र हो जाएगा। इसके अंदर अपने को मान रखने हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, साथ में एक्स और प्लस में अल्फा गुणा बीटा का मान रूट में 5 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर और ये 0 वाले को अपने छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 है, ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है जब इस तरीके का सवाल आता है कि ये एक अपना द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे तो शून्यकों का योगफल रखना है और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रखना है। यदि x माइनस 2 व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस a का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है। तो पहले जब इस तरीके का कोई अपने को दे रखा हो अलग से तो उसके बराबर 0 रख के यहाँ से x का मान निकालेंगे। यहाँ कई बार सीधा ही होता है कि प्रश्न में दे रखा होता है कि यदि x बराबर इतना है तो इसमें a b का मान इस तरीके से ज्ञात कीजिए। देखिए हो सकता है कि इस रूप के अंदर दिया हो सकता है कि सीधे ही प्रश्न में लिख दे कि यदि x बराबर 2 है तो व्यंजक में a का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसकी जगह पे ये भी लिखा सकता है। तो अगर x माइनस 2 लिखा है तो पहले बराबर में 0 रख के इसको हल कर लेंगे, यहां से अकेले x का मान निकाल लेंगे, या फिर इस तरीके के अगर प्रश्न में दे रखा है तो वो सीधा ही इसमें x की जगह पे मान रख देना। जो x का मान होगा वो x की जगह पे मान रखना है। 2 रखा और उसकी स्क्वायर, फिर 2x की जगह 2 माइनस a बराबर 0, 2 का वर्ग करेंगे 4, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस a बराबर 0, माइनस का a प्लस के 4 और प्लस के 4 प्लस के 8 होते हैं, 8 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद 14 में यदि दो रेखाएं समांतर है तो समीकरण के हल होंगे। समांतर मतलब इस तरीके की ग्राफ पे अगर लाइनें हैं, लाइनें खींची हुई हैं तो उनके हल क्या होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। अब इसके लिए एक तो होती है प्रतिशती रेखाएं जिसके अद्वितीय हल होते हैं, प्रतिशती हो तो अद्वितीय हल। अगर संपाती का मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो तो वो संपाती जिसके अनेक हल होते हैं। तो अगर प्रतिशती बोले तो अद्वितीय हल है, संपाती बोले अनेक हल हैं और समांतर बोले तो कोई हल नहीं है। तो इनके लिए अपने को ये भी ध्यान रखना है जो इनका अनुपात होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, ये तो प्रतिशती के लिए आएगा। और जो संपाती है अपनी तो उसके लिए आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये संपाती के लिए आ जाएगा। और अगर दो बराबर हो और तीसरी बराबर नहीं है तो वो समांतर के लिए आ जाएगा। द्विघात सूत्र का सही रूप, तो ये द्विघाती सूत्र जो अपना है वो सूत्र का सही रूप आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है पूरा सूत्र। 16वां है द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो इसको इस तरीके से अपने लिखना है। पहले यहां से a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा माइनस के 4 और c का मान हो जाएगा b का मान हो जाएगा k माइनस का और c का मान हो जाएगा 4। ये मान इस जो विभक्तिकार है d का मान है उसमें रखने हैं। b की जगह पे k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 4 है और बराबर में 0। k की स्क्वायर करेंगे, किसी भी माइनस वाली की स्क्वायर करते हैं तो प्लस की हो जाती है। 4 को 4 से गुना करें 16 है बराबर में 0। माइनस के 16 इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे। k के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो 16 के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा और 16 का वर्गमूल प्लस माइनस के 4 होते हैं। उसके बाद m के किस मान के लिए 10m माइनस 2 समांतर श्रेणी में है। तो इस तरीके से अगर बीच वाला कोई मान पूछे, पहला और तीसरा पद अगर अपने को दे रखा है और बीच वाला पूछे तो दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग दे देने से अपने ये बीच वाली संख्या का मान आ जाएगा। यानी कि दोनों को प्लस करना है तो प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस के हैं 2। 10 में से 2 घटाएंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, 4 आ जाएगा m का मान। उसके बाद पूछा है कि का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से प्रथम पद हो जाएगा 2, सार्वंतर यानी कि 8, 7 में से 2 घटा देंगे 5, d का मान 5 आ जाएगा। दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करते हैं तब आता है सार्वंतर t का मान।
ये डी का मान ज्ञात करने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे। ए का मतलब जो पहली संख्या होती है, प्रथम संख्या, वो ए का मान। ये 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस 9d। ए का मान रखा, डी का मान रखा, दोनों को सॉल्व कर दिया तो 10वां पद आ जाएगा 47। उसके बाद वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। यानी कि एक वृत्त है, वृत्त का कोई बिंदु बाहर है, इससे इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचेंगे 2। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं, इस तरीके से कितनी भी स्पर्श रेखाएं उस पर हो सकती हैं, अनंत आ जाएगा। अगर बाहर बिंदु से पूछे तो 2 है। अगर वृत्त के समांतर पूछे कि वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त के, तो 2 आ जाएगा। बाहर बिंदु से भी 2 आ जाएगा। अगर सीधे पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो अनंत आ जाएगा। उसके बाद 21वां, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा एलसीएम 8 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल अपने को दे रखा है 32। कई बार होता है कि प्रश्न में दो संख्याएं अपने को अलग अलग दे रखी, जैसे बोल दे कि एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 4 है, तो अपने को उन दोनों संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल लेना है। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम प्रश्न में दे रखा है 8, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 इसके भाग में चला जाएगा, 32 में 8 का भाग देंगे, एचसीएफ आ जाएगा 4। उसके बाद 22वां, एक्स और वाई का वह संबंध स्थापित कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं से समदुरुस्त हो। यानी कि एक एक्स वाई ऐसा बिंदु है जो इन दोनों से समदुरुस्त है। तो एक्स और वाई के अंदर कोई एक संबंध स्थापित करना है। समदुरुस्त लिखा है तो समदुरुस्त का मतलब इसमें बराबर दूरी पर होगा। जो ये अलग से अपने को बिंदु दे रखा है वो बिंदु बिल्कुल बीच में रखें ताकि दोनों से क्या हो, समदुरुस्त हो, यानी कि बराबर दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। तो ध्यान रखना कि ये दोनों जो बिंदु दे रखे होंगे जिनके बीच में और लिखा होगा, ये दोनों बिंदु दोनों सिरों पे लिखने हैं। जैसे ए बिंदु पर रख दिया, ये बी बिंदु पे, जिनके बीच और शब्द लिखा हुआ है, और जो अलग से दे रखा है वो अपने को बीच में रख देंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी लिखा आ सकता है। अगर एक्स अक्ष लिखा आ जाए तो बिंदु अपने को इसकी जगह पे x0 लेना है। अगर वाई अक्ष लिखा आ जाए तो बिंदु अपने को 0y ये लेना है इसकी जगह पे। करने का तरीका यही है, चाहे xy लिखा आ जाए तो भी इस तरीके से करेंगे, x अक्ष यानी कि x0 आए तो भी इस तरीके से, y अक्ष यानी कि 0y आए तो भी इसी तरीके से करना है। ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगा दिया, दूरी AP बराबर दूरी PB। दूरी ज्ञात करने के सूत्र से इसमें रखना है, पहले AP है तो A और P बिंदु से मान रखेंगे, यानी कि ये x1 का मान, ये y1, उसके बाद x2 और ये y2। जब P बिंदु की बात करें तो अपने पास ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। यानी कि दो दो बिंदुओं से अपने को मान रखने हैं, एक x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा। जब दूसरे बिंदु से रखेंगे तो फिर वो x1 y1 x2 y2 दोनों बिंदुओं से उनसे लेना है। तो AP के अंदर रखें तो A और P यानी कि x1 का मान 3 रखा और x2 की जगह x1 3 है, y1 6, x2 x और y2 y है। तो x2 सूत्र अपना है x2 माइनस x1, x2 की जगह x आएगा, माइनस x1 की जगह 3, y2 की जगह y और y1 की जगह 6। तो ये मान इसमें रख दिए, बराबर PB से रखें तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2, यानी कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये मान इसमें रख देंगे। ये माइनस का था, यहाँ पे एक निशान माइनस का, इसलिए ये प्लस का हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने से ऊपर से जो वर्गमूल के निशान है वो हट जाते हैं। अब इसके अंदर अपने को होल स्क्वायर वाला, यानी कि a माइनस बी की जो होल स्क्वायर वाला सरसमीका वो इसमें लगानी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। x का वर्ग करने पर x आएगा, 3 का वर्ग करें 9, माइनस 3 को 2 से गुणा करें 6, y का वर्ग 6 का वर्ग 36, गुणा कर देंगे 12y। इसी तरह यहाँ पे x का वर्ग 3 का वर्ग 9, इसको गुणा करें 2 3 6, और नीचे y की स्क्वायर 4 का वर्ग 16 और 4 को 2 से गुणा करें 8y। एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का वाई स्क्वायर, उसके बाद 9 और 36, ये 36 और 9 अपने प्लस करिए 45, माइनस के 6x माइनस के 12y,
बराबर के इस साइड भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 9 और ये 16 हो जाएंगे 25 प्लस के 6x माइनस के 8y, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कट जाएंगे आपस में दोनों। यहाँ पे माइनस के 6x है प्लस के 6x बराबर के इस तरफ लेके आई माइनस के 6x हो गए। उसके बाद माइनस के 12y, यहाँ से माइनस के 8y, यहाँ के प्लस के 8y हो गए। 25 के 25 बराबर से इस साइड 45 लेके गए तो ये माइनस के 45, माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के 12x हुए। माइनस के 12 में से प्लस के 8 घटा देंगे तो माइनस के 4 बराबर 45 में से 25 घटा देंगे तो माइनस के 20। अब इसके अंदर भी -4 का भाग जा रहा है, इसमें भी -4 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी -4 का भाग जा रहा है, तो -4 का भाग देंगे तो 4 × 12, 4 × 1 4, 4 × 5 20। तो इस तरीके की अपनी जो संबंध एक आ जाएगा, -4 से भाग देने पर ये संबंध एक्स और वाई के रूप में अपने पास आ जाएगा। इसके बाद है 23वां। बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु दे रखे हैं उनको रखा ए बिंदु पे और दूसरे को बी बिंदु पे, इस तरीके से एक रेखाखंड खींचा और यहां से जो बिंदु है वो उनको त्रिभाजित करता है, यानी कि 3 भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु अपने लेंगे, एक यहाँ पे ले लिया, फिर ये दूसरा और ये फिर तीसरा। 3 भाग अपने को करने हैं, 3 भाग करने के लिए 2 बिंदु अपने को लेने पड़ेंगे, पी और क्यू बिंदु। अब पी बिंदु के लिए अनुपात लगाएं, इस पी बिंदु के लिए तो यहाँ पे 1 भाग है, 1 अनुपात लिखा, पीछे ये 2 भाग है, 2 आ गया। क्यू बिंदु के लिए देखें, क्यू बिंदु से आगे 2 भाग हैं, 2 और अनुपात पीछे 1 है तो 1 आ गया। अब पहले पी बिंदु के लिए करते हैं, अपने इस पी बिंदु को लेकर करते हैं। बिंदु पी के निर्देशांक अंत्य विभाजन सूत्र से एक्स का ये सूत्र लगा दिया, अनुपात वाले जो अपने 7.2 में है, अनुपात अंत्य विभाजन वाला। अकेला अपने एक बार पी बिंदु लेके चल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान में नहीं रखना, इसको बाद में करेंगे, पहले पी बिंदु वाला। ये मान x1 का, फिर ये y1 आ जाएगा, इसके अंदर x2 और ये y2 आ जाएंगे। P का मान m1 है, P2 का मान P की जगह आ जाएगा m1 और m2। पहला मान m1 का, दूसरा मान m2 का, यहाँ से x1 y1 और ये x2 y2। m1 की जगह 1, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 4। इसको हल करें, -2 को 1 से गुना किए -2, 4 को 2 से गुना करें 8 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि दोनों को प्लस किया 3, 8 में से 2 घटा देंगे 6, 6 में 3 का भाग देंगे 2। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालने हैं तो ये y के लिए सूत्र लगा देंगे, m1 और m2 का मान तो सेम, जो ये m1 और m2 का मान, उसके बाद y2 और y1 का मान रखना है, यहाँ से y2 आ जाएगा, यहाँ से y1 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करें, -3 को 1 से गुना करें, 2 को -1 से गुना करें, -5 और बटे में 3, ये दूसरा बिंदु आ जाएगा। अतः जो P बिंदु है तो P बिंदु की ये वाला निर्देशांक हो गया और एक ये वाला, दोनों निर्देशांक अपने आ जाएंगे। इसी प्रकार फिर आगे Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अब अपने को ये वाला अनुपात लेना है, m1 का मान 2, m2 का मान 1, इस बिंदु को छोड़ देंगे, ये बिंदु लेके, और यहां से x1 y1 x2 y2 के मान ये अपने को रखने हैं। Q बिंदु के लिए सेम ही सूत्र लगा देंगे, पहले x के लिए उसमें मान रख के सॉल्व करना है और फिर y के लिए आप आगे खुद कर लेना, y वाला सूत्र लगा के y बिंदु का मान निकाल देना है, y का निर्देशांक निकाल देना है Q बिंदु के लिए। इसके बाद 24वां, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b बिंदु है -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड लिया अपने जिसपे a और b बिंदु रख लिए और बोल रहा है कि x अक्ष, तो x अक्ष के लिए बिंदु आ जाएगा x, 0। विभाजन की बात कर रहा है तो विभाजन मतलब अपने को अंत्य विभाजन वाला सूत्र लगाने हैं। यहाँ पे देखना कि अगर अपने को x दे रखा है, यानी कि x की जगह पे x ही दे रखा है, फिर अपने y वाला सूत्र लगा देंगे क्योंकि y का मान यहाँ पे 0 है। और अगर y अक्ष लिखा आता प्रश्न में तो y अक्ष के लिए 0, y होता, y अक्ष के लिए बिंदु होते ये, तो उस कंडीशन में अपने x वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि x का मान 0 है। और अगर यहाँ पे दोनों ही कोई ना कोई संख्या दे दे प्रश्न में कि विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक बोल दे कि 2, 3 है,
तो अपने चाहे 2 वाला यानी कि अपने चाहे x वाला सूत्र लगा दें या अपने चाहे तो y वाला सूत्र लगा दें, दोनों से उत्तर सेम ही निकलेगा। तो ध्यान रखना है इस बात का कि जिसका मान अपने को ज्ञात है, चाहे वो x का मान ज्ञात है या फिर y का मान ज्ञात है, वही सूत्र इसके अंदर लगाना है। तो y का ज्ञात है, y का मान अपने को पता है कि 0 है, तो ये y निर्देशांक के लिए अपने यहाँ पे सूत्र लगा देंगे m1y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। y का मान अपने को पता है कि 0, m1 और m2 के मान अपने को ज्ञात करने हैं। y2 का मान यहाँ से 5, y1 का मान यहाँ पे माइनस के 5, दोनों को अपने सॉल्व करें तो 5 को m1 से गुना करें 5m1, माइनस 5 को m2 से गुना करें माइनस के 5m2, m1 प्लस m2 है ये इसके गुणा में चला जाएगा 0 के, 0 से गुणा करने पर 0, ये जैसे था वैसे ही, प्लस के 5m1 है इधर लेके जाएंगे माइनस के 5m1 बराबर में माइनस के 5m2, माइनस से ये माइनस कट जाएगा दोनों, या फिर उसके आगे 5m1 और 5m2 m1 और इसके बटे में आ जाएगा m2। ये 5 का 5 अपने को यहाँ पे लिखना है और यहाँ वाली जो गुणा वाली संख्या जो होगी वो इसके बटे में आएगी। यहाँ पे दोनों सेम सेम है इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रख रहे हैं, लग रहा कि कौन सा किसके बटे में। तो ध्यान रखना है कि पहले ये संख्या यहाँ पे आएगी और जो m1 के साथ गुणा में होगी वो इसके बटे में रखनी है। 5 में 5 का भाग देंगे 1:1 अपना आ जाएगा। इसके बाद बोला है कि उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। y का मान तो अपने को पता है कि 0 है y का मान, तो बचा अकेला x। तो x के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x का सूत्र लगा देंगे, m1 m2 की जगह पे 1 रखेंगे। x1 और x2 का मान जो अपने को प्रश्न में दे रखा है, ये x1 का मान 1 है, x2 का मान माइनस के 4, ये मान इसमें रख के इसको सॉल्व करें तो माइनस के 3/2, अतः विभाजन बिंदु की निर्देशांक ये x का मान आ जाएगा और ये y का मान आ जाएगा। इसके बाद ग्राफीय विधि से इनका ग्राफ खींचना है। ये 2 समीकरण काफी इंपॉर्टेंट सवाल है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी। ये 2 समीकरण अपने को दे रखी हैं ग्राफ के लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 लेके चलें पहले, तो प्लस का जो 1 है यहाँ पे इसे इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का y इधर लेके जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। अब इसमें मान रखने हैं, y का मान 1 रखने पर अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, y का मान 1 में से 1 घटाया 0, y का मान 2 रखने पर यहाँ पे 2 रखा, 2 में से 1 घटाया 1, y का मान 3 रखने पर यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 में से 1 घटा दिया 2, और इसके बाद इसकी सारणी बना देनी है x और y की। पहले y का मान 1 रखा, x का मान 0, फिर y का मान 2 रखा, x का मान 1, फिर y का मान 3 रखा, x का मान 2, इस तरीके से। उसके बाद 2 नंबर समीकरण लेके चलें अपने। समीकरण 2 से माइनस के 12 इधर लेके जाने हैं, प्लस के 12 निशान बदलेगा, प्लस के 2y इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के 2y, इसका भी निशान चेंज हो जाएगा। यानी कि बराबर के साइड लेके आते उनके निशान चेंज होते हैं, और 3 गुना में वो इसके भाग में आ जाएगा। यहाँ पे अपने को y के मान इसकी जगह पे रखने हैं, जैसे 0 रखा तो 0 रखने पर ये सारा सेम ही आएगा, 12 माइनस 2 y की जगह पे 0 बटे में 3, 2 को 0 से गुणा करें 0 ही होगा, यानी कि 12 में से 0 घटा दिया 12, 3 का भाग देंगे 4, फिर y का मान 3 रख देंगे, यानी कि y की जगह पे 3, इसकी जगह पे 3 रखना है। 3 को 2 से गुणा किया 6, 12 में से 6 घटा दिए 6, और उसमें 3 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद y का मान 6 रखने पर तो ध्यान रखना x, तो x रखा, बराबर का निशान है बराबर का, 12 के 12 माइनस का निशान है यहाँ पे माइनस का। उसके बाद 2 और y की जगह पे 6 को 2 से गुणा कर देंगे 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे 0 बटे में 3 है, 3 आ जाएगा, 0 में 3 का भाग देंगे 0। उसके बाद अपने को बनानी है सारणी x और y के रूप में। पहले अपने y का मान 0 रखा था, यहाँ पे x का मान आ गया था 4, फिर y का मान अपने रखा था 3, x का मान 2, फिर 6 रखा था तो x का मान आ गया था 0। तो इस तरीके से ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके की ग्राफ अपने को बनाना होता है। काफी लंबा बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर तक, तो इसको इस अच्छे तरीके से देख लेना, हल करना है। समीकरण 1 पहले जो है उसको अपने इधर सिर्फ x का मान ही रखेंगे, इसके साथ जो भी है मान वो इधर लेके आने हैं, बराबर के दूसरी तरफ लेके आने हैं। तो दूसरी तरफ जब लेके आते हैं तो उसके मान चेंज होते हैं, यानी कि प्लस का 1 है तो माइनस का 1 होगा, माइनस का y है तो प्लस का y, प्लस वाली संख्या को अपने आगे रख सकते हैं, माइनस वाली संख्या को अपने बाद में रख सकते हैं, और उसके बाद इसमें अलग अलग कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मान रखते जाएंगे तो x के मान आते जाएंगे।
लेकिन जब बटे हुए संख्या कोई ना कोई आ जाए तो अपने मान थोड़े सोच समझ के रखने हैं, ताकि उसमें भाग भी हल करने के बाद भाग भी उसमें पूरा पूरा चला जाए। इसके बाद है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना। ध्यान रखें कि यहाँ पे एक पासे को एक बार फेंकना है तब तो इस तरीके से करना है। अगर लिखा आ जाए कि दो पासों को एक बार फेंकना है या एक पासे को दो बार फेंकना है, देखिए इन दोनों में कहीं ना कहीं दो बार लिखा आ जाए तो अपने इस तरीके से वो 36 बनाने पड़ेंगे। एक एक, एक दो, एक तीन, इस तरीके से। फिर लास्ट में जैसे 6 1, फिर 6 2, इस तरीके से सारे के सारे 36 जो है वो अपने को बनाने पड़ते हैं। फिर उसमें से जो प्रश्न पूछता है उस तरीके के अपने को आंसर देने हैं। यहाँ पे एक पासे को एक बार फेंकने पर अपने से पूछ रहे कि अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच की संख्या एक विषम संख्या की प्रायिकता। तो पहले लिख लेंगे सभी संभव परिणाम। एक पासे को फेंकने पर जो सभी संभव परिणाम 6 के 6 यहाँ पे लिख लेंगे। पहले पूछ रहे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो खुद के पाड़े से ही भाग जाता है, जो खुद के पाड़े में आती हैं, जिनके और अधिक अपने गुणनखंड नहीं कर सकते, वो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 3 और 5। तो ये संभव परिणाम कितने हो गए? अपने संभव परिणाम हो गए 3 और बटे में कुल परिणाम हो जाएंगे 6। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये सूत्र लगा देंगे। संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। फिर उसने अगला पॉइंट पूछा 2 और 6 के बीच की संख्या है। तो ये 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या है, जो 2 और 6 के बीच में आती है 3, यानी कि संभव परिणामों की संख्या 3 और बटे में कुल परिणाम 6। तो इसको काटें तो 1/2। उसके बाद बोला उसने विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है, जो कि 3 है। संभव परिणाम 3 और बटे में कुल परिणाम 6, यानी कि 1/2 इसका आ जाएगा। अगर अपने से पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, जिसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। और अगर पूछता है 1 के बारे में, तो 1 तो न भाज्य संख्या में गिनी जाती है और न ही अभाज्य संख्या में गिनी जाती है। आज की क्लास का अपना ये अंतिम सवाल है बारंबारता से। तो एक छोटा सा निवेदन, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और आगे शेयर करना न भूलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक के लिए भी और अर्धवार्षिक के लिए भी। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ही ज्ञात करने के लिए अपने करने हैं। हो सकता है पेपर में एक ही बात एक ही पूछे, लेकिन यहाँ पे अपने तीनों का तरीका देख लेते हैं कि तीनों किस तरीके से अपने हल करते हैं। आयु वर्षों में दे रखी है, बारंबारता बंटन अपने को दे रखा है, रोगियों की संख्या दे रखी है। पहले माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले अपने को x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याएं जो अपने को दे रखी हैं, इन दोनों संख्याओं को अपने जोड़ते हैं और जोड़कर इसमें 2 का भाग देना होता है। तो 5 और 15 जोड़ेंगे 20 होते हैं, 20 में 2 का भाग देंगे 10। 15 और 25 जोड़ेंगे 40 होंगे, 40 में 2 का भाग देंगे 20। यहाँ पे 10-10 बढ़ रहे हैं, इस तरफ 10-10 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे भी अपने 10-10 जोड़ के इसको पूरा लास्ट तक कर देंगे। इसके बाद fx है, यानी कि f को x के साथ गुणा करनी है। 6 को 10 से गुणा करेंगे 60, 11 को 20 से गुणा किया 220, 21 को 30 से गुणा करें 630, 23 चौके 92, 14 5 70 और 6 5 30। इस तरीके से इनके गुणा आ जाएंगे। गुणा में ध्यान रखना है इकाई वाला अंक के नीचे आ जाए ताकि उसका जोड़ आसानी से हो जाए। फिर दहाई वाला अंक है, दहाई वाला अंक उसके नीचे आ जाए तो उसका इस तरीके से जोड़ करने में कोई दिक्कत न हो। तो इस fx का जोड़ करेंगे तो 28 30 आ जाएगा। f का जोड़ करेंगे तो 80, यानी कि इसको तो बोलते हैं सिग्मा f, जो कि 80 है। ये हो जाएगा सिग्मा fx, जो कि 2880 30 है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान रखा बटे में सिग्मा f का मान रखा, 0 से 0 कट जाएगी। 283 में 8 का भाग देंगे तो 35.375 वर्ष, जो कि माध्य आ जाएगा। उसके बाद अपने को बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक बारंबारता,
तो जो बारंबारता अपनी लाइन है, ये वाली जो लाइन होती है वो बारंबारता की होती है। इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता आती है वो अपना F1 का मान होता है, और इससे ठीक ऊपर वाला F0 का मान होता है, इससे ठीक नीचे वाला F2 का मान, ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2 और ये F0। इसे ही के आगे इधर देखें तो ये L का मान होगा, और इन दोनों के बीच जो अंतर है 10 का अंतर है वो H का मान होगा। तो बहुलक में अपने को सिर्फ इतना ही चाहिए, सबसे अधिक बारंबारता, उससे ठीक ऊपर वाली जो होगी F0, उससे ठीक नीचे वाली F2, लो लिमिट L का मान आपको बता दिया, H मतलब इनमें कितने का अंतर है वो रख दिया। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है अपने सामने, इसमें मान रखें, L का मान रखा, F1 का मान 23, F0 का मान 21 बटे में 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H का मान 10, 35, 23 में से 21 घटा दें 2 और ये गुणा में 10 आ जाएगा। 2 को 23 से गुणा करें 46, माइनस के 21 और माइनस के 14 यानी कि माइनस के 35, 35 के ये 35 लिखे, 2 को 10 से गुणा करिए 20, 46 में से 35 माइनस कर देंगे 11, 20 में 11 का भाग देंगे तो 1.8 आएगा, 35 में 1 जोड़ देंगे 36.8, यही आ जाएगा अपना बहुलक। अब रहता है तीसरा पॉइंट जो कि माध्यक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को इस तरीके की CF संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी, जो कि F वाली लाइन से बनेगी। 6 का ये 6 रख दिया, उसके बाद 6 में 11 जोड़े 17 आगे बांपे, फिर 17 में 21 जोड़ें तो 38 आएंगे, 38 में 23 जोड़ें 61 आएंगे, 61 में 14 प्लस कर दें 75, 75 में 5 प्लस कर दें 80। इस तरीके से CF ज्ञात करनी अपने को प्लस करते हुए। अब CF जब अपने माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक के अंदर जो ये मान होता है वो N का मान होता है, लेकिन इसको प्लस करने पर जो आएगा वो N का मान आएगा। तो N का मान है 80, 80 में 2 का भाग देंगे 40, 40 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। ये ध्यान रखना है कि अपने को निकालना होता है N बटे 2 का मान, N का मान 80 है, 80 में 2 का भाग देंगे 40 आएगा, 40 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता अपनी है 61, 61 के ठीक सामने वाली बारंबारता देखनी है अपने को। ये दोनों सारणियां सिर्फ माध्य में काम देंगी, माध्यक में काम नहीं देंगी, सिर्फ माध्य में, ये सिर्फ माध्य के लिए है। तो 61 आया ठीक अधिक संचयी बारंबारता, 61 से ठीक सामने वाली ये F का मान होगा माध्यक में, F से आगे ये L का मान, इन दोनों में जो अंतर है 10 का वो H का मान, और जो अधिक बारंबारता आई है इससे ठीक ऊपर वाली जो संख्या है वो CF का मान होगा। सूत्र में CF होता है, उसका मान होगा इससे ठीक ऊपर वाली संख्या। ये मान अपने रखने हैं माध्यक के अंदर। ये जो ऊपर बताया वही लिखा है, N बटे 2, 80 बटे 2, 40 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 61 है कि संगत पद का मान यानी कि F का मान 23, L का मान 35, H का मान अंतर है 10 का, CF जो 61 से ठीक ऊपर वाली संख्या 38 वो CF का मान है। ये सारे के सारे जो मान है वो आगे जो सूत्र है माध्यक ज्ञात करने का उसमें रख देने हैं। ये माध्यक का सूत्र लगाया, सूत्र में मान रखने हैं। L का मान 35, N बटे 2 का मान 40, CF का मान 38, F का मान 23, H का मान 10, 35, 40 में से 38 माइनस करें 2 गुना में 10 बटे में 23, 2 को 10 से गुना करें 20 बटे में 23 है, ये 35 का 35 वैसे ही, 20 में 23 का भाग देंगे 0.86, 35 में 0 जोड़े 35 और पॉइंट के 86, अतः माध्यक अपना आ जाएगा 35.86। तीनों अपने इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछे कि तीनों में संबंध क्या है आपस में, तो संबंध आ जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध लिखिए, तो ये तीनों में संबंध है। अगर अपने से प्रश्न में आ जाए कि माध्यक दे रखा हो इतना है, माध्य भी दे रखा हो कि प्रश्न में इतना है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 3 गुना जो माध्यक दे रखा हो माध्यक का मान रख देंगे -2 गुना माध्य। इसको हल करके अपने बहुलक का उत्तर बता सकते हैं। कई बार आ जाता है सीधा ही अपने सोचते हैं कि सारणी तो दी नहीं तो बहुलक कैसे निकालें, तो ये सूत्र अपने को ध्यान में रखना है कि इन तीनों में से अपने कोई भी 2 मान प्रश्न में देकर तीसरा मान अपने से ज्ञात करवा सकता है। आज की क्लास में अपने इतना ही। अर्धवार्षिक के लिए जो महत्वपूर्ण पूरा सिलेबस अपना था वो इस वीडियो में कवर किया है। अपने जो भी जानकार हैं, जो भी 10वीं क्लास के अंदर अध्ययनरत, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, शुभ दिन।